अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हमने 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर केमिकल इक्विलिब्रियम में इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो डिस्कस करना है वो है इम्पॉर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब बाय नोइंग द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम कैसे मालूम कर सकते हैं कि हमारा जो रिवर्सिबल रिएक्शन है उसकी डायरेक्शन क्या होगी और वो किस हद तक जो है प्रोसीड हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। तो वो हम मालूम करते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की मदद से, ठीक है। यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जिसका एक्सप्रेशन जो है वो ड्राइव कर चुके थे, उसकी मदद से हम किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन की डायरेक्शन मालूम कर सकते हैं और साथ में उस रिएक्शन की शिद्दत मालूम कर सकते हैं कि वो किस हद तक कंप्लीट हो चुका है या उसने अभी कंप्लीट होना है, ठीक है। तो फर्स्टली हम इसकी फर्स्ट इंपॉर्टेंस डिस्कस करते हैं जो है प्रेडिक्टिंग द डायरेक्शन ऑफ अ रिएक्शन, कि हम किस तरह से प्रेडिक्ट कर सकते हैं एक रिएक्शन की डायरेक्शन। फॉर एग्जांपल मैं आपको इस एग्जांपल के ज़रिए इसको समझा देती हूँ कि मेरे पास एक सिंपली एग्जांपल आ रही है हाइड्रोजन आयोडाइड की, कि मेरे पास हाइड्रोजन आयोडाइड है। वो कैसे बना कि इसमें हाइड्रोजन और आयोडीन केमिकली कंबाइन होते हैं और फिर हमारे पास जो है वो 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड के बनते हैं। फर्स्टली आपको पहले भी बताया था कि ये जो रिएक्शन होता है हमारा फॉरवर्ड रिएक्शन होता है, और फॉरवर्ड रिएक्शन में क्या होगा कि हमारे पास रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन होती है वो ज़्यादा होती है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जो होती है वो निग्लिजिबल होती है। क्यों? क्योंकि हमारे पास इनिशियल स्टेजेस होती हैं तो रिएक्शन जो है वो स्टार्ट हुआ होता है, इस वजह से हमारे पास प्रोडक्ट जो है अभी फ़िलहाल नहीं बन रहे होते। देन कुछ टाइम के बाद जो है हमारा रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है, मींस फॉरवर्ड में कंप्लीट होगा, यानी हमारे पास जो रिएक्टेंट है वो कंबाइन होकर प्रोडक्ट बना देते हैं। देन अब इक्विलिब्रियम आने से पहले हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है वो दोबारा से क्या होगा, डिकम्पोज होगा। डिकम्पोज होने के बाद अगेन रिएक्टेंट बनाना स्टार्ट कर देता है। एक ऐसी स्टेज आती है जहाँ पर इक्विलिब्रियम जो है स्टेबल होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। लेकिन जब ये रिवर्स रिएक्शन में मूव करेगा तो यहाँ पर प्रोडक्ट की जो है कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होगी। क्यों? क्योंकि अभी हमारे पास प्रोडक्ट हैं वो अगेन डिकम्पोज होते हैं और फिर हमारे पास रिएक्टेंट में वो कन्वर्ट होना स्टार्ट होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ले रही हूँ कि मैंने जो ये रिएक्शन है 4 o'clock स्टार्ट किया, ठीक है। और मैं चाह रही हूँ कि 4:15 पर मैं ये मालूम करूँ कि इसकी डायरेक्शन किस तरफ है, यानी फॉरवर्ड मूव कर रहा है ये रिएक्शन या रिवर्स की तरफ जा रहा है या इसमें इक्विलिब्रियम स्टेबल हो गया है। तो फिर मैं क्या करूँगी, इसको एक टर्म के साथ जो है कंपेयर करूँगी। मीन्स इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो हमने इसका एक्सप्रेशन ड्राइव कर चुके थे उसकी जो वैल्यू होगी उसको हम कंपेयर करेंगे एक और कांस्टेंट के दरमियान, यानी जिसको हम कहते हैं रिएक्शन कोएफिशिएंट। रिएक्शन कोएफिशिएंट एक ऐसी टर्म है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं Kc की वैल्यू से कंपेयर करके। मीन्स अगर हमारे पास रिएक्शन कोएफिशिएंट की वैल्यू ज़्यादा आएगी तो हमारा रिएक्शन जो किस तरह मूव करेगा, अगर हमारे पास रिएक्शन कोएफिशिएंट की जो वैल्यू वो कम आएगी तो हमारा रिएक्शन की डायरेक्शन किस तरफ होगी, और अगर दोनों की वैल्यू जो बराबर होंगी तो रिएक्शन जो है वो किस फॉर्म में होगा, किस स्टेट में होगा, ठीक है। तो अब हम कंपेयर कर लेते हैं कि हमारे पास Kc की एक्सपोज वैल्यू की 57 है, ठीक है। ये हमारे पास कांस्टेंट है, मीन इस वैल्यू से हमने इसको कंपेयर करना है, रिएक्शन कोएफिशिएंट को कंपेयर करना है। अब रिएक्शन कोएफिशिएंट को इसके साथ कंपेयर करने का एक प्रोसेस होता है जिसमें हम ये देखते हैं कि जो रिएक्शन कोएफिशिएंट हमारे पास मौजूद है उसकी वैल्यू देखेंगे। अगर 57 से ज़्यादा आ रही है तो हमारा रिएक्शन जो है वो किस तरह मूव करेगा। मीन फॉर एग्जांपल रिएक्शन कोएफिशिएंट की अमाउंट आई है मेरे पास 37 एक्सपोज्ड है, Qc हमारे पास क्या है 37। अब इस 37 की अमाउंट को हम 57 से कंपेयर करेंगे। अब 37 स्मॉलर क्वांटिटी में आ रहा है और 57 की वैल्यू जो है उससे कम है, तो फिर हम क्या कहेंगे, हमारा जो रिएक्शन है वो किस तरह मूव किया हुआ है, उसने फॉरवर्ड रिएक्शन, यानी फॉरवर्ड की तरफ जो है इस वक्त हमारा रिएक्शन जो फॉरवर्ड रिएक्शन की डायरेक्शन में मूव कर रहा है। कब? जब रिएक्शन कोएफिशिएंट की वैल्यू स्मॉलर देन Kc होगी, यानी रिएक्शन कोएफिशिएंट की वैल्यू जो है वो कम होगी एज कम्पेयर टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है। देन हमारा जो रिएक्शन है फॉरवर्ड की तरफ मूव करेगा। नेक्स्ट जिसमें केस आ रहा है सेकंड केस कि Qc ग्रेटर देन Kc, यानी Qc की वैल्यू ग्रेटर देन होगी Kc से। फॉर एग्जांपल 37 से अबव आ रही है, यानी 57 से जो है अबव आ रही है, 56 है या 57 है, 57 से अबव है, मीन 58 है या 59 है। तब हम क्या कहेंगे, हमारा जो रिएक्शन है वो रिवर्स की फॉर्म में मूव कर रहा है। जो कैसे, 57 हमारे पास Kc है और इसमें Qc की जो वैल्यू होगी रिएक्शन कोएफिशिएंट की वो कितनी होगी 58 या फिर 59 एक्सपोज्ड वैल्यू। देन हमारा रिएक्शन किस तरह मूव करेगा, रिवर्स डायरेक्शन में मूव करेगा। लेकिन जब हमारे पास Qc की वैल्यू Kc की वैल्यू से इक्वल आ जाती है, फॉर एग्जांपल 57 है, ये इक्वल आती है 57, यानी दोनों की अमाउंट एक बराबर है, तो इट्स मीन क्या हुआ हमारा जो रिएक्शन है वो किस तरह मूव कर रहा है, इक्विलिब्रियम में।
यानी इसमें इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो गया है। ठीक है, तो ये प्रेडिक्टिंग द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन मैंने आपको बताया है कि किस तरह से हम कर सकते हैं कि हमारे पास कोई भी रिएक्शन है उसकी जो है वो 3 फॉर्म्स हो सकती हैं कि उसमें जो रिएक्शन कोएफिशिएंट है वो ग्रेटर भी हो सकता है, स्मॉलर भी हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है। ग्रेटर होगा तो रिवर्स मूव करेगा, स्मॉलर होगा तो फॉरवर्ड डायरेक्शन होगी, और अगर बराबर होगा तो वो किस में होगा, इक्विलिब्रियम स्टेट में होगा। ठीक है, आपकी बुक में एक कंसंट्रेशन की फॉर्म में एक ब्रैकेट बनाई हुई है, उसके साथ लिखा हुआ स्मॉल डी। इस स्मॉल डी का मीन होता है टाइम, यानी हम इस रिएक्शन की स्पीड, इस रिएक्शन की डायरेक्शन किसी भी वक्त जो है वो मालूम कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई स्पेसिफिक नहीं है कि मैंने 15 लिया है तो मैं 15 पर ही मालूम करूंगी, मैं इसको 20 पर भी कर सकती हूँ, 30 पर भी कर सकती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर जो है फर्स्ट इंपॉर्टेंस जो है वो कंप्लीट हो जाती है, जिसमें हमने प्रिडिक्टिंग द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन देखी है। नेक्स्ट जो है हमारी इंपॉर्टेंस है वो प्रिडिक्टिंग द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। अब यहाँ पर वर्ड जो है एक्सटेंट, इसका क्या मीन होगा, शिद्दत, हद, यानी हमारे पास जो एक रिवर्सिबल रिएक्शन है वो किस हद तक कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, या उसने किस हद तक कंप्लीट होना है आगे, तो वो किसके ज़रिए मालूम करते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के ज़रिए हम इसको मालूम करते हैं। वो कैसे देख लेते हैं, जिस तरह से यहाँ पर इसके 3 केसेस बनते हैं, इसी तरह यहाँ पर भी इसके 3 केसेस बनते हैं। ठीक है, नंबर 1 केस है, हम डिस्कस कर लेते हैं कि लार्ज न्यूमेरिकल वैल्यू, स्मॉल न्यूमेरिकल वैल्यू एंड देन नाइदर लार्ज और नॉट स्मॉल। लार्ज न्यूमेरिकल वैल्यू का मीन क्या होगा कि ये डिपेंड करता है केसी की वैल्यू यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू पर, जो जितनी ज़्यादा होगी उसी के लिहाज से जो हम रिएक्शन को बताएंगे कि ये इतने यानी टाइम में कंप्लीट हो जाएगा या नहीं। ठीक है, इसकी हद ये है या नहीं, ये हम बताएंगे किस पे डिपेंड कर रहा है, न्यूमेरिकल वैल्यू पर। जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो किसकी होगी, केसी की होगी, जो रिवर्सिबल रिएक्शन के थ्रू आएगी। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं कि हमारे पास एग्जाम्पल में 2 मोल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, हमारे पास 2 मोल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड के बन जाते हैं। इसकी जो कैलकुलेटेड वैल्यू है केसी की वो है 2.2 × 10⁻22। अब आपको पता है न्यूमेरिकल वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी यानी पॉजिटिव में आती है तो इट्स मीन वो बहुत ज़्यादा हाईली मानी जाती है। तो इसका क्या मीन हुआ कि यहाँ पर जो है रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुके हैं। ठीक है, यहाँ पर इनिशियली रिएक्टेंट की पहले कंसंट्रेशन ज़्यादा थी, लेकिन जब हमने वैल्यू कैलकुलेट की उसके लिहाज से हमें मालूम चला कि यहाँ से रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुके हैं। मीन्स यहाँ पर रिएक्टेंट निग्लिजिबल हो जाएंगे और यहाँ पर प्रोडक्ट जो है वो उनकी मैक्सिमम अमाउंट जो है प्रेजेंट होगी, जिसको हम प्रोडक्ट कह रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट जो इसका केस है वह स्मॉल न्यूमेरिकल वैल्यू। स्मॉल न्यूमेरिकल वैल्यू का क्या मीन है कि यहाँ पर जो हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू आती है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की, उसको देखते हैं। अगर ये नेगेटिव में आती तो इट्स मीन ये बहुत ज़्यादा स्मॉलर क्वांटिटी स्मॉल जो है वो कंसिडर की जाती है। ठीक है, अब इसमें हम इसके एग्जांपल देख लेते हैं कि अमोनिया हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन हो, वैसे हमारे पास नाइट्रोजन और 3 नंबर ऑफ मोल्स हाइड्रोजन के जो है वो बन जाते हैं। ठीक है, इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू -9 है, 3 × 10⁻⁻9। माइनस इंडिकेट क्या कर रहा है कि ये बहुत ज़्यादा स्मॉलर वैल्यू है। तो इट्स मीन इसका मतलब क्या होगा कि स्मॉल कन्वर्जन होने की वजह से प्रोडक्ट जो है वो दोबारा रिएक्टेंट में कन्वर्ट हुए हैं। यहाँ पर प्रोडक्ट की जो कंसनट्रेशन है वो ज़्यादा, लेकिन रिएक्टेंट जो है इस वक्त स्मॉलर क्वांटिटी में। लेकिन एट अ टाइम जब वो रिएक्शन को कंप्लीशन की तरफ आता है तो क्या होता है, यहाँ पर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट जो है अगेन बनना स्टार्ट हो जाते हैं। यहाँ पर फिर क्या होगा कि प्रोडक्ट जो है निग्लिजिबल अमाउंट में होंगे, लेकिन जो रिएक्टेंट्स हैं वो मैक्सिमम अमाउंट में मौजूद होंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो हमने इसकी थर्ड केस को डिस्कस करना है, नाइदर लार्ज और नॉर स्मॉल, ना ही ज़्यादा हो वैल्यू ना ही स्मॉल हो। ठीक है, तो तब क्या होगा कि कंपेरेबल अमाउंट आ जाती है हमारे पास कि कैसे की वैल्यू डेसिमल में आ रही है, मीन इसमें 10⁻⁴ में नहीं आ रही। इट्स मीन कि ना ही ज़्यादा होगी वैल्यू ना ही स्मॉल होगी। फिर हम क्या कंसिडर करते हैं कि हमारा जो रिएक्शन है वो इक्विलिब्रियम स्टेट में चला गया है, मीन्स वो इक्विलिब्रियम में आ गया है और इसमें प्रोडक्ट जो है वो रिएक्टेंट बना रहे हैं, रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट बना रहे हैं। रिएक्शन मूव हो रहा होता है लेकिन हमें जो है वो उसकी जारी रहने का महसूस नहीं होता। ठीक है, तो ये आज का हमारा टॉपिक था जो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, इंपॉर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। थैंक यू।